हेलो प्यारे बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर अंजनी श्रीवास्तव। टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स। बच्चों, इससे पहले दो लेक्चर जो हम लोगों ने सीखा उसमें हम लोगों ने सीखा था यूनिट क्या होता है, यूनिट के कितने सिस्टम्स होते हैं, एसआई सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट किसे कहते हैं, ये सारी बातें। फिर हम लोगों ने सीखा था डायमेंशनल एनालिसिस में कि डायमेंशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोगों ने सीखा था बच्चों डायमेंशन निकालते कैसे। बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर के हम लोगों ने एनालाइज किया था और उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट को सीखा था। अब बच्चों, इस लेक्चर में जो कि थर्ड लेक्चर होगा आपकी यूनिट डायमेंशन का, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि डायमेंशंस का यूज़ क्या क्या है। डायमेंशन ऐसे ही बना दिया गया कि उसका कुछ फिजिक्स में यूज़ भी है, बिना यूज़ के तो होगा नहीं। तो बच्चों, डायमेंशंस के बेसिकली तीन यूजेज हैं, खास तीन यूजेज हैं, जिसमें पहला यूज अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूज बच्चों डायमेंशन का है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सपोज करिए फिजिक्स में आपको कोई इक्वेशन मिला और आपको ये चेक करना हो कि वो करेक्ट है या नहीं है, तो कैसे करेंगे। एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है ये बेस्ड होता है, ये बच्चों बेस्ड होता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ समझिएगा इस बात को। सपोज करिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है P, मैंने लिख दिया P इक्वल टू, ये ऐसे लिख देता हूँ समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग लाइक दिस। तो बच्चों, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी सपोज करिए मास है तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम, डायमेंशन होगा m, तो ये भी इधर भी किलोग्राम ही आएगा। इसका मतलब जो यूनिट इधर का है वही राइट हैंड साइड का होगा, जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का है वही राइट हैंड साइड का होगा। अब एक बात और है कि अगर यहाँ x है, यहाँ y इंटू जेड है, यहाँ z इंटू एक्स है, समथिंग लाइक दिस ऐसे, तो जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट ये वाले पार्ट का होगा, वही यूनिट ये वाले पार्ट का भी होगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी को तो होमोजेनिटी कहते हैं। बच्चों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कहीं पर 10 मीटर लिखा है, क्या इसमें हम प्लस 2 सेकेंड कर सकते हैं? नहीं, डिस्टेंस में टाइम नहीं जोड़ सकते। 10 मीटर प्लस 500 मीटर, 10 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं, मीटर में मीटर, मीटर में सेंटीमीटर, लेंथ में लेंथ जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट आप ये कह लीजिए कि मीटर प्लस मैं टाइम कर दूं, सेकंड कर दूं, नहीं पॉसिबल है। मैंने कहा बच्चों यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है प्लस 5 किलोग्राम। अजीब लग रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग अगर किया गया है तो ये दोनों जो समथिंग हैं बच्चों, उन सब के यूनिट और डायमेंशंस एक ही होंगे, अदरवाइज वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बच्चों, ऐसा अगर कहीं लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का तो डायमेंशन सेम होगा ही होगा। जितने प्लस माइनस वाले पार्ट हैं, अलग अलग हिस्से हैं, इन सब का भी यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर बहुत सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। मान लीजिए, सपोज करिए मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा यस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और मैंने कहा कि यस जो यहाँ पर है ये डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अल्फा यहाँ कोई एक कांस्टेंट है या जो भी हो, कोई क्वांटिटी है। बीटा कोई क्वांटिटी है, टी टाइम है, यहाँ टी को मैंने मेंशन कर दिया, टी फॉर टाइम। और मैंने आपसे पूछा सर अल्फा बीटा और गामा का डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन बताइए। कैसे आप करेंगे?
देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन डिस्टेंस के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा वही राइट हैंड साइड के लिए भी होगा, और जो इस पूरे का होगा वही अल्फा का होगा, वही बीटा इंटू टी का होगा, वही गामा इंटू टी स्क्वायर का होगा। ठीक है, मीटर प्लस मीटर जोड़ोगे तो ओवरऑल मीटर ही तो आएगा। तो जो डायमेंशन या यूनिट अल्फा की होगी वही बीटा इंटू टी की होगी, वही गामा इंटू टी स्क्वायर की होएगी। तो बच्चों देखो ध्यान से, इसका मतलब यस का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट विल बी सिमिलर एज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा, और अल्फा का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट विल बी सिमिलर एज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा टी, और बीटा टी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट विल बी सिमिलर एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गामा टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसी बिहाफ पे हम लोग फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का सिंपली हम लोग लिखेंगे यल। अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला, इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला हमें सीधे सीधे मिल गया। अगर यहाँ का यल है तो अल्फा का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यल होगा। एक रिजल्ट यहाँ मिल गया। बीटा टी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ना बच्चों, वो अल्फा के इक्वल होगा और वही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब बीटा टी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा अल्फा के सेम होगा, सिमिलर होगा, और डिस्प्लेसमेंट के सिमिलर होगा। मतलब ये भी क्या आ गया, यल। लेकिन बीटा का हमें निकालना है, तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई टाइम का डायमेंशनल फार्मूला जो कि कैपिटल टी होगा इक्वल टू यल, ऐसे लिखेंगे हम लोग। सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेट करें तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला जो आएगा ना बेटा, वो हो जाएगा हमारे पास यल टी पावर -1, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा बच्चों? ये हमारे पास रहा बीटा का डायमेंशनल फार्मूला, जो मैं आप सबको यहाँ समझाने का एक थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों अगला हमारे पास जो यहाँ सिचुएशन है उसको जरा देखें। हमने यहाँ बीटा का डायमेंशनल फार्मूला चलो फाइंड आउट कर लिया। अब गामा का हम कैसे निकालेंगे? मैं कहूँगा गामा टी स्क्वायर का जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा बेटा, वो बीटा टी या अल्फा या एस के बराबर होगा। यानी गामा टी का गामा टी स्क्वायर का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, यल। इसका मतलब गामा का डायमेंशनल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर का ये हो गया कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल टू यल आ गया कैपिटल। और ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में गामा का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आपके सामने हो जाएगा बच्चों, यल टी पावर -2, समव्हाट लाइक दिस। ठीक है, ये आ गया गामा का डायमेंशनल फार्मूला। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया और ये रिजल्ट हमारे सामने है। ठीक है बच्चों, अब कभी ये चेक करना हो कि इक्वेशन सही है कि नहीं, तो बस आप ये चेक करिए कि क्या दोनों साइड के डायमेंशन सेम आ रहे हैं। अगर सेम आएंगे तो जो है ऑब्वियसली ये बात पक्का हो जाता है कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली एग्जैक्टली करेक्ट होना हो, लेकिन डायमेंशनली वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं। बच्चों ये वाले इक्वेशन से तो आप परिचित होंगे ही, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गैलीलियो का सेकेंड इक्वेशन, बहुत फेमस। हमें पता है ये सही है, नो डाउट, हम लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। फिजिक्स पढ़ाने वाला हर इंसान जानता है इस इक्वेशन के बारे में। मान लो इसे हमें चेक करना हो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कि क्या ये करेक्ट है। वैसे तो पता है, लेकिन थोड़ा रूल लगा के देखते हैं कैसे चेक किया जाता है। तो बच्चों जो डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए। जो यस का होगा वही यू टी का होगा, वही हाफ ए टी स्क्वायर का होगा, वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का होगा। तो देखते हैं, यस का डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं निकालूंगा बच्चों तो क्या आएगा, यल। यस फॉर डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है। यू टी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने जाए तो होगा यू का, यू मीन्स इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, यल टी पावर -1, और टी फॉर टाइम, यहाँ पर जो टी मैंने लिखा टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ये हो गया कैपिटल टी। बच्चों यहाँ के अंदर आ गया यल टी, ठीक है, सॉरी यल आ गया, टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों अब हमारे पास हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। जरा इसका लिख के देखिए, अगर ये करेक्ट है तो जो यस का है वही यू टी का होना चाहिए, वही हाफ ए टी स्क्वायर का होना चाहिए, वही पूरे का होना चाहिए। तो इतने का अगर मैं निकालूं तो हाफ तो एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये ठहरा एक्सीलरेशन, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा यल टी पावर -2।
टी स्क्वायर इन दी सेंस कैपिटल टी स्क्वायर, इसके जगह आ जाएगा सिंबल, और इसको हम लोग सिंपल बनाए तो ये हो जाएगा यल। आप देखिए यहाँ पर जो इसका आया वही इसका आया, वही इसका आया, और वही ऑब्वियसली यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इसका यल है तो इसका भी यल है, तो इसका जो रिजल्ट होगा इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा बच्चों, यल। ठीक, समझ गए? तो इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है। अच्छा एक चीज, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशन के हिसाब से, तो क्या कोई जरूरी है कि एग्जैक्टली करेक्ट हो? नहीं सर, डायमेंशनली करेक्ट है तो ये गारंटी नहीं है कि वो एग्जैक्टली करेक्ट हो। अभी मैं आगे इसके बारे में और आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल करिए बच्चों। मान लीजिए कोई इस तरह का एक एग्जाम्पल है, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, अल्फा t स्टैंड्स फॉर टाइम, प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा डिवाइडेड बाई टी माइनस डेल्टा या टी प्लस डेल्टा, ऐसा कुछ रहे, सपोज यही है। अब यहाँ पर मुझे बताना है अल्फा बीटा और गामा का डायमेंशनल फार्मूला हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जो डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का होगा वही इस पूरे का होगा, और वही अल्फा टी का होगा, वही बीटा टी स्क्वायर का होगा, और वही इस पूरे का होगा। समझिएगा बच्चों, कैसे करेंगे? हम कहेंगे सर अल्फा टी का डायमेंशनल फार्मूला जो है ना वो वेलोसिटी के सिमिलर होगा, और वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूले के सिमिलर आने का सेंस क्या हुआ, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला इन द सेंस यल टी पावर -1। इतना तो मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग जानते हो। अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला वी हैव टू फाइंड आउट, स्मॉल टी का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी, ऐसे लिखेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों यल टी पावर -1, समव्हाट लाइक दिस। इसका मतलब अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला जो यहाँ के अंदर आएगा यल टी पावर -2 के सिमिलर होगा। ये आ गया यहाँ पर अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला। समझ गए बच्चों, कौन से प्रिंसिपल को मैंने फॉलो किया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब मान लीजिए बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला मुझे निकालना हो, बीटा टी स्क्वायर का, तो बीटा टी स्क्वायर का भी उतना ही होगा जितना अल्फा टी का था, और इसका भी उतना ही होगा जितना वेलोसिटी का था। यानी बीटा टी स्क्वायर का जो डायमेंशन आएगा बच्चों, बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन इन द सेंस यल टी पावर -1। मेरे प्यारे बच्चों देखो, बीटा का डायमेंशन दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर का डायमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर दिस होल मच इज इक्वल टू यल टी पावर -1। चलो थोड़ा सुंदर सुंदर लिख देते हैं, आप लोग भाई समझ जाओ। यहाँ के अंदर बच्चों बीटा का जो डायमेंशन होगा वो आपके सामने कुछ ऐसे होगा, यल टी पावर -1 और ए टी यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा यल टी पावर माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला आप बीटा का। अब मैं गामा और डेल्टा का डायमेंशनल फार्मूला निकालने की कोशिश करूंगा। ये जरा डिनोमिनेटर में आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ में लिखा टी माइनस डेल्टा। टी क्या है? टाइम है। टाइम में से टाइम को ही माइनस कर सकते हैं, टाइम में से किलोग्राम को माइनस नहीं कर पाएंगे, टाइम में से टेम्परेचर को माइनस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो टाइम का यूनिट होगा वही डेल्टा का यूनिट होगा, जो टाइम का यूनिट होगा वही डेल्टा का डायमेंशन हो, जो टाइम का डायमेंशन होगा वही डेल्टा का डायमेंशन होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, स्मॉल डेल्टा जो यहाँ लिखा है, इस स्मॉल डेल्टा का डायमेंशन अगर मैं निकालने जाऊँ तो दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम, दैट मीन्स कैपिटल टी। रिजल्ट मिल गया आपको। गामा का निकालना है तो मैं कहूँगा सपोज गामा डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, टी माइनस डेल्टा, टी माइनस डेल्टा। इस पूरे का डायमेंशन अगर मैं पूछूं तो इस पूरे का डायमेंशन बच्चों वेलोसिटी के सिमिलर होगा, मतलब आ जाएगा यल टी पावर -1। ठीक है। अब अगर मुझे बच्चों गामा का निकालना है तो डिनोमिनेटर में जो डायमेंशन होगा वो टाइम का होगा, तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, कहूंगा भाई गामा का डायमेंशन डिवाइडेड बाई दिस होल मच टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, इस पूरे का टाइम का ही तो आएगा एक्सप्रेशन, इक्वल टू यल टी पावर -1। बेटा जी गामा इक्वल टू आ जाएगा, टी को यहाँ ले जाए यल, यानी गामा का डायमेंशन यल फॉर लेंथ के सिमिलर आ गया। ठीक है।
तो यहाँ 3-4 अननोन थे, कौन कौन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा का डायमेंशन यहाँ रहा, बीटा का डायमेंशन यहाँ रहा, और यहाँ बच्चों डेल्टा का डायमेंशन यहाँ रहा, और गामा का डायमेंशन यहाँ रहा। चलिए ऐसे ही कुछ और यूजफुल एग्जाम्पल। बच्चों इस बार मैंने एग्जाम्पल ऐसे लिया, y इक्वल टू ये साइन आर्गुमेंट के अंदर है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। समझिए सब लोग, दैट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व नाउ। द क्वेश्चन इज हियर, t इज टाइम, दिस इज गिवन, t is time, this is time, okay, and we will have to find out the dimension of omega, dimension of k and dimension of small delta. How can we do this? आइए देखते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों मुझे नहीं, हम सबको एक बात पता है कि जो भी साइन कास टेन कोसेक सेक क्वाट इनका आर्गुमेंट होता है वो कोई एंगल होता है, और एंगल का बच्चों कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये जो मैंने घेर दिया है ये पूरी तरह से डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस अगर बच्चों है तो इसका मतलब ओमेगा टी का मैं डायमेंशन अगर आपसे पूछूं तो कहोगे सर ये तो डायमेंशन लेस है। हाँ, लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अब मान लो मुझे ओमेगा का बताना हो तो ओमेगा का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन मैं ऐसे अलग अलग करके लिख देता हूं बच्चों ताकि आप आसानी से समझ जाओ। इक्वल टू हो जाएगा m टू दी पावर 0, l 0, t टू दी पावर 0 ऐसे। इसका मतलब ओमेगा की जो डायमेंशन आएगी यहाँ के अंदर बच्चों वो कुछ ऐसे होगी m 0, l 0, t पावर -1। ठीक है बच्चों, ये रहा ओमेगा का डायमेंशन, पहला टारगेट पूरा हुआ। सपोज करिए यहाँ x को मेंशन किया गया और डिस्टेंस, और k का डायमेंशन यहाँ से पूछा गया तो कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत सिंपल सी बात है सर, जैसे यहाँ पर किया kx, अगर ये पूरा डायमेंशन लेस है तो यहाँ ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा, kx भी डायमेंशन लेस होगा, और डेल्टा भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है बच्चों, तो kx अगर डायमेंशन लेस है तो अगर इस पूरे का डायमेंशन मैं पूछूं तो लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं m पावर 0, l 0, t 0 समव्हाट लाइक दिस। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर k का डायमेंशन इंटू x फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का डायमेंशन इक्वल टू m टू दी पावर 0, l 0, t 0 ऐसे लिख लेंगे हम लोग। यहाँ फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। k का जो डायमेंशन यहाँ के अंदर आएगा ना बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास m टू दी पावर 0, l टू दी पावर -1 एंड t टू दी पावर 0। ये हो गया k का डायमेंशन। अगर इसी सवाल में मुझसे ये पूछा जाए सर डेल्टा का क्या डायमेंशन होगा, तो मैं कहूँगा सर डेल्टा का जो डायमेंशन होगा ना वो ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, तो डेल्टा भी क्या होगा? डायमेंशन लेस। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ m 0, l 0, t 0 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये था एग्जाम्पल साइन कॉस टेन का जो आर्गुमेंट होता बच्चों, मैंने पहले ही लेक्चर 2 में आपको बताया था कि ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बच्चों और अच्छा हो जाए। सपोज करिए बच्चों अगला एग्जाम्पल मेरा ऐसे है, ये इक्वल टू अल्फा अपान बीटा एक्सपोनेंशियल टू दी पावर गामा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा। हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा का डायमेंशन फाइंड आउट करना हो, बहुत आसान सी बात है। सर पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोनेंशियल पर कोई भी पावर होता है बच्चों तो उसका डायमेंशन नहीं होता। पावर में जो भी क्वांटिटी लिखी जाती है वो प्योर नंबर होती है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा। सपोज करिए एक्स यहाँ डिस्टेंस हो बच्चों, ये कैसा होगा? ये होगा हमारा डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस अगर है तो ये पूरी क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस है तो ये पक्का है गामा एक्स स्क्वायर भी डायमेंशन लेस होगा और डेल्टा भी डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ये हुआ गामा एक्स स्क्वायर डायमेंशन लेस होने का मतलब इस पूरे का डायमेंशन हो जाएगा m 0, l 0, t 0 समव्हाट लाइक दिस। ठीक है बच्चों, गामा का डायमेंशन यहाँ के अंदर बच्चों जो होगा गामा का निकालना है। x मैंने डिस्टेंस बोल दिया तो ये हो जाएगा l स्क्वायर यहाँ के अंदर x का स्क्वायर का डायमेंशन,
और ये हो गया m0 l0 t0। फटाफट फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं। गामा का डायमेंशन हो गया m0 l पावर -2 t0, ये आ जाएगा गामा का डायमेंशन। समझ में आ गया बच्चों? डेल्टा का बहुत आसान सी बात है, डेल्टा तो डायमेंशन लेस ही होगा, और डायमेंशन लेस होगा तो ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t0, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया डेल्टा के लिए। डेल्टा के लिए ये था बच्चों डायमेंशन का पहला यूज, डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होता है। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का डायमेंशन तो सेम होना ही होना है, प्लस माइनस में करके जितने पार्ट होंगे उन अलग अलग पार्ट का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, और इसी से हम चेक करते हैं क्या कोई गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं डायमेंशन के अगले यूज पर। बच्चों अगला यूज है टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मुझे ये बता दिया जाए कि डायमेंशन कोई फिजिकल क्वांटिटी है, माफ करिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी और कौन कौन से क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो अगर ये जानकारी हमको रहे तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उसको लेके हम एक इक्वेशन ही फिजिक्स में बना सकते हैं। जैसे देखिए, अभी एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। सिंपल पेंडुलम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबसे फेमस एग्जांपल यहाँ पर यही है, कोई भी बुक उठा के देखेंगे एग्जांपल आपको मिल ही जाएगा। सिंपल पेंडुलम नाम ही है सिंपल। यहाँ पर एक हल्का सा थ्रेड होता है, मासलेस मान के चलते हैं आइडियल केस में, और उसमें एक बॉब, मेटल की बॉब बंधी होती है। बच्चों उसको एक और शिफ्ट करके हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं तो ये टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो इस तरह से मोशन करना शुरू कर देता है। एक पूरा साइकिल करने में यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर उसी फेज में आया, इसको एक टाइम पीरियड कहते हैं। अब ये रहा यहाँ लेंथ, रस्सी का लेंथ रहा, और यहाँ पर बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू इस जगह धरती मैया जो एक्सीलरेशन लगा रही है उसको मान लीजिए g है। तो अगर ये क्वेश्चन में जानकारी दे दी जाए या थोड़ा सा अपने नॉलेज से हम इस बात को देखें तो टाइम पीरियड यहाँ सिंपल पेंडुलम का बच्चों दो चीज़ों पे निर्भर करता है। टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे, टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर, टाइम पीरियड डिपेंड करता है जी पर। मैं ऐसे कहूँगा टाइम पीरियड इज द फंक्शन ऑफ एल एंड जी, ऐसे लिखने का तरीका होगा मैथमेटिकली। अब टाइम पीरियड डिपेंड करता है यल पे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि यल पर डिपेंड करने का मतलब यल स्क्वायर पे भी डिपेंड कर सकता है, यल की पावर हाफ पे भी डिपेंड कर सकता है, यल क्यूब पर भी डिपेंड कर सकता है। पता नहीं कितने पावर पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता तो है लेकिन कितने पावर पे डिपेंड करता है ये नहीं पता है। तो मैं ऐसे लिखूंगा टाइम पीरियड कैपिटल टी, दिस इज डिपेंडेंट ऑफ लेंथ की पावर सपोज करिए x एंड g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की पावर सपोज करिए y। मैंने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर t इक्वल टू, मैं यहाँ कोई कांस्टेंट लगा देता हूँ, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहलाता है। ये हो जाएगा l की पावर x एंड g की पावर y। अब एक काम करेंगे बच्चों, दोनों साइड का डायमेंशन लिख लेते हैं और कंपेयर करते हैं। अगर एक्स वाई की वैल्यू हमें पता चल जाए तो एक रिलेशन अभी फटाफट बन जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू पता करने के लिए काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो कैपिटल टी का डायमेंशनल फार्मूला, कैपिटल टी इन द सेंस टाइम पीरियड इन द सेंस टाइम, हमारे पास वही हो गया कैपिटल टी के। मैंने बताया डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसको तो लिखना नहीं है डायमेंशन में, ये डायमेंशन लेस हो गया। यल की पावर x, यल इन द सेंस लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल की पावर x, की पावर x ऐसे लिख दिया मैंने। और यहाँ के अंदर बच्चों g की पावर y, g इन द सेंस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सर कोई भी एक्सीलरेशन हो, g का एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला यल टी पावर -2, ये हो गया यल टी पावर -2। ठीक, इट्स टोटल की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ यल की पावर x था, ऐसे मैं अभी ऊपर ही लिख देता हूँ, और इतने की पावर y है।
इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। देखें बच्चों, आप लोग इधर हम लिख सकते हैं यम है ही नहीं इधर, तो यम की पावर 0, यल है ही नहीं तो यल की पावर 0, टी एक बार है तो टी हो गया, इक्वल टू इसको लिखेंगे हम यल की पावर x यहाँ से और यल की पावर y यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों यल की पावर x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर t की पावर कितना हो गया -2y, ऐसे मैंने लिख दिया। अब दोनों साइड को एक काम करते हैं ना, कंपेयर कर लेते हैं। अगर बच्चों दोनों साइड को मैं कंपेयर करने जाऊंगा तो इधर यल की पावर x प्लस वाई और इधर यल की पावर 0 है, इधर तो यम आ ही नहीं रहा, यम का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर यल की पावर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, दूसरा -2i दिस मच, इधर t की पावर -2i, इधर t की पावर 1 है, तो कितना हो गया यहाँ -2y इक्वल टू 1। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और अगर y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो y की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करूंगा, -1/2 रखूंगा, तो आप लोग देख लीजिए x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी +1/2, यानी x की वैल्यू +1/2, y की वैल्यू -1/2। अब एक काम करते हैं, ये वाले इक्वेशन में उसको ला करके रख देते हैं। बच्चों इस प्रकार से टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो हमारे पास आया वो हो गया k दिख रहा है ना आप लोगों को, k यल की पावर x और x की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला हाफ, तो यल की पावर हो गया हाफ और g की पावर -1/2। अभी देखा आपने y की वैल्यू -1/2 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा k यल डिवाइडेड बाई जी की पावर हाफ, या उसी को स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर सकते हैं। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। आपको केवल इतना आइडिया था कि टाइम पीरियड लेंथ पर और जी पर डिपेंड करेगा, और उस बिहाफ पे आपने क्या किया, एक पूरा इक्वेशन बना दिया। हाँ, इस मेथड में एक लिमिटेशन है, एक कमी है। ये जो यहाँ पर कांस्टेंट यूज होता है ना, एक्चुअल इक्वेशन में यहाँ 2 पाई आता है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि k की वैल्यू 2 पाई के बराबर आती है, आपने ये इक्वेशन सुना होगा, लेकिन ये इक्वेशन इस कांस्टेंट को नहीं ढूंढ पाता है। ये जो माफ करिएगा, ये जो मेथड है ये इस कांस्टेंट का पता नहीं लगा पाता है। ये लगभग में इक्वेशन हमें बना के देता है, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं बना पाता है, कांस्टेंट को वो फाइंड आउट नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। फिलहाल यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से मैंने टाइम पीरियड का फार्मूला निकाल दिया फॉर सिंपल पेंडुलम। आइए कुछ और अच्छे एग्जांपल्स को देखते हैं। बच्चों मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ग्राउंड लेवल से किसी हाइट h से उसको रिलीज कर दिया गया, तो यहाँ पर सवाल ये आएगा कि h हाइट फॉल डाउन होने के बाद, जब वो मान लीजिए h हाइट फॉल डाउन होने के बाद यहाँ कहीं आ गया, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ऐसा सवाल आता है कि यहाँ किसी h हाइट फॉल डाउन होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता है यहाँ पर वेलोसिटी जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, 2 बातों पर। एक तो हाइट, जितना हाइट वो नीचे गिरता जाएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा जी की वैल्यू होगी उतनी तेज़ी से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अंदाज़ा लग रहा है। तो बच्चों ये हाइट पे डिपेंड करेगा वेलोसिटी, और किस पे डिपेंड करेगा, और जी पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये नहीं पता है कितने पावर पे डिपेंड करेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पावर लगा देते हैं। मान लिया h की पावर हाइट की पावर x और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की पावर y पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ के अंदर मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिखूंगा इसको थोड़ा मॉडिफाई करके, v इक्वल टू समव्हाट कांस्टेंट, सपोज k। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर आ जाएगा h की पावर माफ करिएगा h की पावर x और g की पावर y। यहाँ के अंदर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमारे, अब एक काम करेंगे, इसके बाद आपको पता है हम दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे। वेलोसिटी के लिए बच्चों डायमेंशनल फार्मूला हमारा हो जाएगा, थोड़ा इधर से मैं लिखूं, यल टी पावर -1। ठीक है बच्चों, इक्वल टू के। ऐसे इक्वेशन में हम लोग जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, यहाँ के अंदर h का मतलब हाइट का डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के सिमिलर,
और उसकी पावर x, ठीक है बच्चों। g इन दी सेंस इसका डायमेंशन हो जाएगा l t पावर -2 और इस पूरे की जो पावर है वो क्या है बच्चों y। तो यहाँ के अंदर आ गया l t पावर -1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ जाएगा l की पावर x प्लस वाई, x यहाँ से और y यहाँ से, t पावर -2y, ठीक है बच्चों। आपको पता करना है यहाँ x और y की वैल्यू, तो कंपेयर कर लेते हैं। इधर x प्लस वाई है और इधर l की पावर ही क्या है 1, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन बन गया। -2y इधर है t की पावर, इधर -1 है, यानी -2y इक्वल टू -1, यानी y इक्वल टू क्या आ गया 1/2, ठीक है बच्चों। अगर इस y की वैल्यू मैं इसमें उठा के रख देता हूँ तो x प्लस y के जगह पर 1/2 इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है बच्चों। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू दोनों ही कोइंसिडेंस है, हाफ हाफ आ गए। यहाँ के अंदर बच्चों v की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इक्वल टू k और यहाँ h की पावर हाफ और यहाँ g की पावर भी क्या होगी हाफ। तो बच्चों इसको सिस्टमेटिक ढंग से मैं ऐसे क्यों ना लिख लूँ, k स्क्वायर रूट के अंदर gh, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर gh। और बच्चों यहाँ पर k की वैल्यू वास्तव में जो होती है वो प्रैक्टिकली अगर मैकेनिक सॉल्व करके हम लोग निकालें तो स्क्वायर रूट 2 होती है, और इसको अगर मिला देते हैं तो v की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट के अंदर 2gh। ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। हमने वही डायमेंशनल फार्मूले की मदद से निकाला, डायमेंशन की मदद से निकाला, हेल्प से निकाला। और बच्चों बस यही इस मेथड में बहुत बड़ी कमी है, वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाता है, ठीक। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे यूनिट मेजरमेंट का चैप्टर है, ये नीट का एक्सप्लोरर है। इसमें दिल्ली 2017 में जो नीट हुआ था, दिल्ली में अलग हुआ था पेपर, उसके लिए यहाँ पर सवाल है 2017 का है, 2017। क्वेश्चन ये कह रहा है ये फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी कैपिटल जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। कह रहा कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के सिमिलर है। सपोज वो फिजिकल क्वांटिटी P है और वो कौन कौन से क्वांटिटी को मिलाकर बना है, मतलब कौन कौन से क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। उसने कहा C जो लाइट की वेलोसिटी है दिया हुआ है, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कैपिटल G पर डिपेंड कर रहा है और इसके अलावा डिपेंड कर रहा है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे। सवाल ये किया गया है कि सर आप ये बताइए यहाँ के अंदर उस फिजिकल क्वांटिटी को लेके अगर एक इक्वेशन बनाया जाए तो वो इक्वेशन कौन सा होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से आप ये बात फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपका सवाल है नीट 2017 का दिल्ली का। फिजिकल क्वांटिटी C पर डिपेंड करता है, G पर डिपेंड करता है और इस पूरे पर डिपेंड करता है। तो बच्चों मेरा मार्कर कहाँ गया। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी इन सब पर डिपेंड करता है। मैं मान लेता हूँ C की पावर X पर डिपेंड करता हूँ, कैपिटल G की पावर Y पे डिपेंड करता हूँ, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर Z पर डिपेंड करता हो। मैंने बाबू जरा मार्कर उठा दो, यहाँ ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर Z पे डिपेंड करता हो। तो अगर हम x, y और z की वैल्यू निकाल लें किसी तरह, तो x, y और z की वैल्यू निकालने के बाद बच्चों हम उस फिजिकल क्वांटिटी को और इन सभी क्वांटिटी को कोरिलेट कर पाएंगे, उनके बीच में एक इक्वेशन बना पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर बच्चों उसने कहा है जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लेंथ के सिमिलर है। बड़ी अच्छी बात है। हो सकता हो डिस्प्लेसमेंट रहा, हो सकता हो डिस्टेंस रहा, हो सकता हो रेडियस किसी सर्किल का रहा हो सकता कोई पाथ लेंथ रहा हो, मतलब लेंथ का डायमेंशन है यहाँ।
अब एक काम करते, दोनों साइड का डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के सिमिलर, यानी m की पावर यहाँ 0, l की पावर 1 आ जाएगा और t की पावर 0, ऐसे हो गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और बच्चों राइट हैंड साइड में हम जाएंगे c, लाइट वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो सर, डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन वही रहेगा, l t पावर -1। इस टोटल की पावर क्या आ गया x, कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पता है आपको। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता था, चलिए निकाल के देख लेते हैं। F इक्वल टू होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। F का मतलब हो गया m l t पावर -2, g का हमें चाहिए है m1 इंटू m2, मास इंटू मास, तो ये हो जाएगा बच्चों m स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर के लिए आ जाएगा l स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैपिटल G का m स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे, ऊपर जाएगा m की पावर -1 और l यहाँ आ जाएगा l की पावर 3 t पावर -2। ये हो गया हमारे पास कैपिटल G के लिए डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ लिख देते हैं कैपिटल G के स्थान पर डायमेंशनल फार्मूला m पावर -1, l पावर 3 और यहाँ t पावर कितना हो गया -2। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब बच्चों ये वाला जो पार्ट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आसानी से हम कैसे लिखेंगे, देखिए। अगर मैं कहूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सपोज करिए 2 इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस पे रहे हों तो उनके बीच लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स होगा यही होगा। इसका मतलब इस पूरे का डायमेंशन फोर्स के सिमिलर होगा, फोर्स के सिमिलर होगा, और फोर्स के सिमिलर होने का मतलब इस पूरे का अगर डायमेंशन मैं पूछूं तो आ जाएगा m l t पावर -2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मतलब इतना है, तो इतने का जो डायमेंशन होगा ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो हो जाएगा ये वाला डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन, ये आ जाएगा बच्चों m, आर स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर हो जाएगा, l क्यूब हो जाएगा इससे मिलकर के t पावर -2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। लिख देता हूँ मैं, g का जो भी डायमेंशन लिखा उसका पावर y था, और यहाँ पर जो मैं लिखूँगा ये हो जाएगा m l3 t पावर -2, t पावर -2, समव्हाट लाइक दिस। अब बच्चों ये जो मैंने अभी ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखा, इस टोटल की पावर क्या है z, समझिएगा। अब दोनों साइड के डायमेंशन को मैच कराते हैं। m की पावर इधर 0 है और इधर जरा देखिए m की पावर -y, m की पावर z, तो -y प्लस z, इधर टोटल m इकट्ठा करेंगे तो m की पावर -y प्लस z आ जाएगा, जो कि इक्वल टू होगा 0। इसका मतलब एक बात यहाँ कन्फर्म हो गया, z इक्वल टू y, आगे काम करेगा ये। यहाँ देखिए l की पावर 1 है, यहाँ पर l की पावर क्या होगा, x यहाँ से आएगा, यानी कि x यहाँ से आ गया, और बच्चों y 3y हो गया, x प्लस 3y और यहाँ से 3z, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 3z, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1। ये आपका इक्वेशन नंबर पहला, इसको मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया। और t की जहाँ तक सवाल है, t की पावर -x, यहाँ से -x आ गया, t की पावर -2y, यहाँ से -2y आ गया, और यहाँ से t की पावर -2z, -2z, 2 और z में कंफ्यूज ना होइएगा, थोड़ा हट के लिखिएगा। दिस विल बी इक्वल टू, इधर t की जो भी पावर है समअप करने पर इतना आया, और इधर t की पावर क्या है 0। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों इनको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकाल लेनी है, चलिए कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू z है, दोनों इक्वेशन में रख लेते हैं। y इक्वल टू z रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस y इक्वल टू z, तो इसको मैं लिख लूँ 6y इक्वल टू 1, और यहाँ पर -x, और यहाँ y इक्वल टू z बच्चों मैं लिखूँगा तो y इक्वल टू z लिखने से मुझे क्या मिलेगा,
यहाँ -2y तो यह आ जाएगा -4y इक्वल टू क्या है 0। इसी को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, देखिए इसको प्लस कर देते तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 2y इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1/2। y की वैल्यू जो होगी तो वही z की वैल्यू भी होगी, यानी z की वैल्यू कितना आ गया 1/2। y और z 1/2 आ गए। अब सवाल उठा x कितना होगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन हम उठा लेते हैं, इसको ले लेते हैं या इसी को ले लेते हैं। हमें पता है x + 6y दिस इज इक्वल टू 1, तो x + 6 और y के जगह पर बच्चों कितना है, y के जगह पर 1/2 दिस इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, इधर इसको सॉल्व करें 3 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गया -2। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू यहाँ के अंदर -2 आ गया और y की वैल्यू यहाँ के अंदर हाफ आ गया और z की वैल्यू भी क्या आ गया हाफ। चलिए वहाँ पे रख लेते हैं, आइए देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। ये पूरा आप अगर नोट करना चाहें या एक बार देखना चाहें तो पॉज करके देख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। बच्चों इतना करने के बाद हमने x, y और z की वैल्यू निकाल ली। अब हम एक काम करते हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू c की पावर x, c की पावर x, यानी c की पावर क्या हो गया x का मतलब -2। ठीक, और यहाँ के अंदर बच्चों c की वैल्यू यहाँ के अंदर -2 आ गई, g कैपिटल G की पावर y और y की पावर क्या है y की वैल्यू क्या है हाफ, यानी कैपिटल G की पावर यहाँ के अंदर हाफ आ गया। इतने की पावर, दिस होल मच की पावर, इतने की पावर अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो पावर z है और z की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगी हाफ, e² डिवाइडेड बाई 4πε0 की पावर हाफ, ऐसे हो गया। बच्चों अगर इसको हम मिला के लिखना चाहें एक साथ तो ऐसे लिखेंगे P = 1/c² और ये पूरा स्क्वायर रूट में या हाफ पावर जैसा भी ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन में टोटल की पावर हाफ लगा के दिया है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, g × e² डिवाइडेड बाई 4πε0 दिस होल मच की पावर यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा हाफ। ठीक है, ऐसा अगर कोई ऑप्शन यहाँ के अंदर हो तो ऐसा ऑप्शन यहाँ डी में दिख रहा है बच्चों, हमें डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो फिलहाल यहाँ के अंदर ये रहा इसका आंसर। अच्छा सवाल था, आपके नीट में पूछा गया सवाल है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं डायमेंशन का अगला यूज कौन सा है। ऐसे तमाम सारे सवाल आपकी बुक में पूछे गए होंगे, आप आंसर उठाएंगे, उसको करिएगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डायमेंशन का यूज पढ़ रहे थे, 2 यूज पढ़ा, लास्ट यूज अभी बाकी है, यहाँ पर आइए उसको देखते हैं। बच्चों अगला यूज, लास्ट यूज डायमेंशन का यूनिट कन्वर्जन। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। आइए इस बात को हम सभी लोग समझने का प्रयास करें। बच्चों मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमें पता है कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, वो होता है n × u, जहाँ n न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और u क्या होता है बच्चों यूनिट। अगर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट लिए जाएं तो n1 u1 = n2 u2 होता था। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 10 मीटर = 1000 सेंटीमीटर, n1 u1 = n2 u2। यूनिट कन्वर्जन में ऐसे करते हैं। तो यहाँ के अंदर बच्चों कोई फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैं यूज़ करूँगा एक्सप्रेशन n1 u1 पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में, उसकी वैल्यू अगले सिस्टम ऑफ यूनिट में उसको लिखने का तरीका n2 u2, ऐसे लिखा जाएगा। फिर एक काम हम लोग करेंगे, जो भी यूनिट यहाँ मुझे दिखेगा उसके सहायता से उसके हेल्प से हम लोग बच्चों उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे। जो भी यूनिट मुझे यहाँ दिखेगा उसके हेल्प से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यहाँ का लिख लेंगे
और कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता रहेगी, अगली निकाल देंगे। जैसे मुझे मान लो n2 निकालना है, तो पहले तो स्टेप ऐसे लेंगे, देखिए स्टेप ऐसे लेना है बच्चों, घबराना नहीं है। n1 मान लेते हैं, u1 का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास है m की पावर x l की पावर y और यहाँ के अंदर ml t की पावर मान लीजिए z है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा m1 l1 t1, पहले यूनिट के हिसाब से 1 1 सिंबल यहाँ दे देंगे। यहाँ लिखेंगे n2, इसको लिखेंगे m2 की पावर x, यूनिट तो क्वांटिटी तो वही है, तो डायमेंशनल फार्मूला उतना होगा, बस थोड़ा लिखने का तरीका यहाँ चेंज करेंगे। l की पावर y और l1 की पावर y और यहाँ t1 की पावर हम लिख देंगे z। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ऐसे पर्टिकुलर केस में मान लीजिए हमसे n2 पूछ रहा है, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 m1 डिवाइडेड बाई m2, m1 डिवाइडेड बाई m2 की पावर x, और ये हो जाएगा l1 डिवाइडेड बाई l2, l1 यहाँ 2 2 रहेगा, माफ़ करिएगा, l1 डिवाइडेड बाई l2 की पावर y, और यहाँ के अंदर हो जाएगा t1 डिवाइडेड बाई t2 की पावर z। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको आगे। कैसे सॉल्व करेंगे आगे, अब उसको आपको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, क्योंकि वहीं से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्लैंक कांस्टेंट के लिए। यम के एस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप सबको पता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 34 जूल इंटू सेकेंड, ऐसे होता है। मैंने 1 डिजिट तक लिया यहाँ डेसिमल के। अब अगर इसे मुझे अर्ग इंटू सेकेंड यानी एम के एस से सीजीएस में ले जाना हो या साई से सीजीएस में ले जाना हो, तो कैसे करेंगे? तरीका यही होगा, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास यही है। मैं लिखूंगा n1 u1 इक्वल टू बच्चों n2 u2। अच्छा, हमें ये वाला हमारा जो है दिस वन, ये एसआई सिस्टम में है या एमकेएस कह सकते हो, दोनों बातें यहाँ सही होंगी। और ये वाला हमारा किस में है? सपोज करिए इसको मुझे सीजीएस में ले जाना है, सीजीएस में ले जाना है, यानी n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, हाउ मच अर्ग इंटू सेकेंड। n2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे n2 इक्वल टू, स्टेप स्केप करके ऐसे लिख लेंगे n1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई u2, ऐसे लिख लेंगे। और फिर बच्चों प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, जूल इन दी सेंस एनर्जी mL2t पावर -2 और सेकेंड इन दी सेंस टाइम यानी mL2t पावर -1, ऐसे होगा। अब उसी के हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। n2 इक्वल टू हो जाएगा n1, और n1 की वैल्यू इतनी है, यही n1 है, mks वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इतना है। अभी रख लेंगे बाद में, अभी n1 ही रहने दें, नहीं बार बार लिखना पड़ेगा। u1 डायमेंशनल फार्मूला हमारा कुछ ऐसे है, mL2t पावर -1। यहाँ पर बच्चों इसको m1 L1 T1 लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे m2 L2 की पावर 2 और T2 की पावर क्या लिख देंगे? -1, ऐसे। अब देखें आप लोग, मैं अलग अलग इसको करूँगा। n2 इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाई m1 अपान m2, m1 अपान m2। ठीक है बच्चों, L1 अपान L2 का होल स्क्वायर, L1 अपान L2 का क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। T1 अपान T2 की पावर -1, ये आ जाएगा आपका T1 अपान T2 की पावर क्या आ जाएगा? -1, ऐसे ऐसे। सीखिएगा सब लोग। बच्चों अब यहाँ पर एक काम करते हैं, n2 की वैल्यू हमें निकालना है, n1 की वैल्यू हमें पता है। ये जो होगा mks वाला पार्ट, ये 1 जिसको मैंने माना है, और नीचे वाला सीजीएस वाला पार्ट है। तो अगर इसको मैं किलोग्राम रख रहा हूँ, इट मीन्स ये क्या होगा? ग्राम होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं बच्चों इसको मीटर लिख रहा हूँ तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। ठीक है, स्क्वायर लगा दिया इस पर। अगर मैं इसको सेकंड लिख रहा हूँ
MKS और CGS दोनों में ही टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाता है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है बच्चों। अब जो है यहाँ हम लोग N2 की वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना होगा। यहाँ मैं थोड़ा जगह बना देता हूँ, N2 की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए आप लोग, यहाँ मैं लिखूँगा N2 इक्वल टू N1, N1 यहाँ है, अभी हम उसको रख लेंगे बाद में। किलोग्राम अपान ग्राम, किलोग्राम की जगह मैं लिखूँगा 1000 ग्राम, अपान नीचे ग्राम पहले से है, 1 ग्राम लिखने या केवल ग्राम लिखने बात वही है। मीटर अपान सेंटीमीटर, मीटर को हम लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर। और एक चीज़ मत भूलिएगा, दिस मच की पावर क्या है 2, सेकंड तो कैंसिल हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ क्या बचा N2 इक्वल टू N1, और यहाँ के अंदर आ जाएगा ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10 टू दी पावर 2 का स्क्वायर, 10 टू दी पावर 4 और 10 टू दी पावर 3, ये हो गया 10 टू दी पावर 7। ठीक है बच्चों। अब N2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू 10 टू दी पावर 7 जूल सेकेंड को अब हम लोग क्या लिखेंगे, अर्ग सेकेंड, क्योंकि अब हम लोग CGS में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ के अंदर बच्चों N2 की वैल्यू आ गई 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 आ जाएगा। ठीक है, 27 ये आ जाएगा अर्ग इंटू सेकेंड। तो फाइनली सब कुछ मिला जुला कर क्या आया, H की वैल्यू अगर CGS में मैं फाइंड आउट करूँ तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 अर्ग इंटू सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये रहा यूनिट कन्वर्जन के तरीके से हम लोगों ने यहाँ एक यूनिट सिस्टम में दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन किया और यहाँ उसका रूल सीखा। रूल को और रिजिड बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को और रिजिड बनाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। हाँ बच्चों, हमारा अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप सबको पता होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। बच्चों अगर इसे मुझे न्यूटन की बजाय डाइन लिखना हो, मीटर स्क्वायर की बजाय सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना हो, किलोग्राम स्क्वायर की जगह यहाँ पे बच्चों मुझे ग्राम का स्क्वायर लिखना हो तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। मतलब यूनिट कन्वर्जन मुझे करना है MKS से CGS सिस्टम में लेके हम जाना चाहते हैं। तो फिर से वही बात पूरा सॉल्व करेंगे। N2 इक्वल टू आ जाएगा N1, ये आ जाएगा आपके पास समव्हाट लाइक दिस U1 अपान U2 ऐसे। अब U1 और U2 के करस्पॉन्डिंग जो डायमेंशनल फार्मूला बन रहा है उसको लिखेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला जो कैपिटल G का होता है बच्चों, अगर आपको याद हो तो होता है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2 होता है। यही डायमेंशनल फार्मूला यहाँ के अंदर आ रहा होता है। अब इसको यहाँ यूज कर लेते हैं हम लोग। अगर आपको भूल गया हो तो आप लोग निकाल लीजिएगा, आसान सी बात है, यूनिट भी आपके सामने है। ये हो जाएगा N1 m की पावर -1, तो यहाँ लिखूंगा m1 की पावर -1, m1 की पावर -1, l की पावर 3, तो यहाँ लिखूंगा l1 की पावर 3, t की पावर -2, तो इसके लिए लिखूंगा t1 की पावर -2 ऐसे डिवाइडेड बाई। बच्चों U2 के लिए मैं लिखूंगा, कितना लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा सेम चीज़, बस 2 लिख दूंगा सबस्क्रिप्ट में, L2 हो गया, ये T2 हो गया, पावर वही रहेगा जो कि पहले था। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ के अंदर जो सिचुएशन हमारा बनेगा, N2 विल बी इक्वल टू N1, M1 अपान M2 दिस होल मच की पावर -1, और यहाँ के अंदर बच्चों L1 डिवाइडेड बाई L2 दिस होल मच की पावर यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा 3, t
T1 डिवाइडेड बाई T2, दिस होल मच की पावर यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा, -2 ऐसे। अब जो M1 या L1 और T1 मैंने यूज़ किया है वो MKS वाला है, बाकी जो है CGS वाला है। देखते हैं कन्वर्ट करके। बच्चों इसको मैं लिखूंगा N1, बाद में वैल्यू रखूंगा, अभी रहने दीजिए। N इसको अगर किलोग्राम लिख रहा हूँ तो क्या होगा, ग्राम होगा, ठीक है, -1। अगर L1 को मैं मीटर में लिख रहा हूँ, MKS वाला पार्ट है तो यहाँ मीटर, तो यहाँ क्या होगा, सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, की पावर 3, पावर मत भूलिएगा। यहाँ के अंदर इसको मैं लिख रहा हूँ T1 की जगह पर मैं अगर इसको सेकंड में लिख रहा हूँ तो MKS या CGS दोनों ही में टाइम को सेकंड में ही लिखते हैं, तो ये तो आसान हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ से बच्चों बनेगा हमारा N2 इक्वल टू N1, इसको मैं लिखूंगा 1000, यहाँ शायद आपको दिखे ना अच्छे से, थोड़ा इधर से लिखता हूँ मैं। यहाँ मैं लिखूंगा N2 इक्वल टू N1 1 किलोग्राम, इसको किलोग्राम को 1 किलोग्राम दिमाग में मानिए, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम अपान क्या है, ग्राम। दिस होल मच की पावर -1, पावर -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ के अंदर बच्चों यम मीटर है, मीटर को मैं लिख देता हूँ 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर की पावर हाउ मच, दिस इज 3, ओके। नाउ वी विल गेट हियर N2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों N1 1000 यानी 10 की पावर 3 की पावर -1, तो 10 की पावर क्या आ गया, -3, ठीक है। 100 टू दी पावर 3 यानी 10 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, तो यहाँ के अंदर आ जाएगा बच्चों, ये 10 की पावर 2 हुआ, उसके ऊपर 3 है तो ये आ गया 10 की पावर 6, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ के अंदर N2 की वैल्यू हो गई N1 और ये हो जाएगा आपका इंटू 10 टू दी पावर 3। बेटा जी यहाँ के अंदर ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई N2 की, N1 की वैल्यू था 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा न्यूटन की जगह हो जाएगा डाइन, और मीटर स्क्वायर की जगह हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई किलोग्राम स्क्वायर की जगह हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। अब यहाँ के अंदर आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया बच्चों, -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्राम स्क्वायर। यहाँ के अंदर N2 की वैल्यू हो गई, यानी कि अगर हम MKS से CGS में कन्वर्ट करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कुछ इतनी आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये यूनिट कन्वर्जन था, मैंने 2 यूजफुल एग्जाम्पल लेके आप सबको समझाया। ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल बनेंगे, यही रूल आपको फॉलो करना है और फटाफट आंसर निकालना है। बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोगों ने यूज़ करना सीखा, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसमें कमियां हैं जो एकदम से एक्यूरेट एनालिसिस नहीं करा पाता है कुछ जगहों पे। जैसे मान लीजिए हम कोई एक रिलेशन 2-3 फिजिकल क्वांटिटी को लेके बना रहे हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, तमाम चीज़ें ऐसे ही। तो इसमें बच्चों ये जो रिलेशन बनाने की प्रणाली है, जो रिलेशन बनाने का जो भी रूल है, इस रूल के अंदर ये रिलेशन तभी बन सकता है जैसे हमारे पास आया v इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2gh। चलो ये तो बना लेंगे वहाँ से, लेकिन ये इक्वेशन वही नहीं बन सकता यस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम इस इक्वेशन को फ्रेम नहीं कर सकते। कारण है कि ये प्रोडक्ट टाइप में नहीं है, जहाँ डिपेंडेंट ऐसे रहेगा फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन समथिंग, सपोज करिए हाइट पर डिपेंड कर रहा है, समथिंग पावर कुछ लगा दिया, ये जी पर डिपेंड कर रहा, समथिंग पावर कुछ लगा दिया बी, ये प्रोडक्ट टाइप का है। इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, लेकिन अगर कहीं प्लस माइनस आ गया तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से ऐसे जगहों पे रिलेशन बना पाना पॉसिबल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब इस तरह के सिचुएशन को हम लोग डील करते हैं तो अल्टीमेटली फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू समथिंग तो इधर आता ही, यहाँ कोई एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बार बार बताया भी कि डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से ये वाले कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं चल पाती है। और अच्छा बच्चों, इसके अलावा एक और चीज़, ये जो रिलेशन बनता है ये तभी बन पाएगा जब यहाँ डिपेंडेंट होने वाले क्वांटिटी की संख्या मैक्सिमम 3 हो। 3 से ज़्यादा अगर होता है तो ये मेथड यहाँ पर काम नहीं कर पाता है। बच्चों, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, डिपेंड करता है लेंथ पर, डिपेंड करता है यहाँ पर एक्सीलरेशन पर, डिपेंड करता है यहाँ पर सपोज करिए कोई और यहीं पर चीज़ आ गया, डिपेंड करता है सपोज करिए टाइम पर, ऐसे यहाँ पावर x y z, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन अगर यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया कुछ और, अगर 4 यहाँ के अंदर क्वांटिटीज हो गए तो बच्चों यहाँ डेल्टा कुछ पावर लगा देते हैं। ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 4 इक्वेशन चाहिए होंगे, और 4 इक्वेशन यहाँ एम के सिस्टम में ही जनरली ये बातें होती हैं। EMLT का अगर यहाँ टर्म रखेंगे तो यहाँ 4 इक्वेशन नहीं बन सकते, इसलिए वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, और इसलिए यहाँ पर बच्चों ऐसे सिचुएशन में रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। और एक छोटी सी बात बच्चों यहाँ के अंदर ये है कि अगर कोई इक्वेशन के हम करेक्टनेस को चेक करने जाते हैं कि जैसे लिखा था S = UT + ½ AT², ऐसे मैंने ये एग्जांपल आपको कराया भी कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो मैंने क्या चेक किया? मैंने चेक किया कि डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का इक्वल है कि नहीं है। पता चला इक्वल है, मैंने कह दिया करेक्ट है। लेकिन बच्चों मान लो मैं यहाँ के अंदर UT लिखूँ ना, मैं कह दूँ अब चेक करिए, अब भी इसका डायमेंशन इसके बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। लेकिन क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये गारंटी नहीं है कि वो एग्जैक्ट इक्वेशन हो। यानी डायमेंशनली करेक्ट होना ये प्रमाणित नहीं कर पाता है, इस बात को सिद्ध नहीं कर पाता है कि वो वास्तव में करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनली करेक्ट होना ये बात को बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पाता कि वो इक्वेशन वास्तव में करेक्ट है कि नहीं। अच्छा, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मान लीजिए कोई इक्वेशन यहाँ हटा दिए, ऐसे लिख दिए, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इसका डायमेंशन S के बराबर आएगा लेकिन इसका नहीं आएगा, स्क्वायर की बजाय मैंने T लगा दिया, तो वो इक्वेशन पक्का है इनकरेक्ट होगा। तो क्या पॉइंट मिला? अगर कोई इक्वेशन बच्चों डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर कोई इक्वेशन, सपोज करिए कोई इक्वेशन की बात करूं, कोई इक्वेशन बच्चों डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्का है वो एग्जैक्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। करेक्ट है डायमेंशनली तो जरूरी नहीं है एग्जैक्टली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशन पक्का है इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आगे के लेक्चर में मैं आपको एरर एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, एरर कितने टाइप के होते हैं, एरर कैसे निकाला जाता है, और उससे रिलेटेड डिफरेंट बातें
मैं आपको सिखाऊंगा, एग्जाम्पल से सपोर्ट भी करूंगा। धन्यवाद बच्चों, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें।